नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। दिन भर की होंगी सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबारी जगत की खबरों से। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम देश दुनिया की बड़ी खबरें दिखाएंगे, राजनीति की खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और साथ ही दुनिया जहान का हाल। शुरुआत कारोबार की खबरों के साथ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली और कच्चे तेल में तेजी ने दबाव बनाने का काम किया। ट्रेडर वीकेंड के चलते सौदे खुले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। निफ्टी ने 17,100 के करीब सपोर्ट भी लिया। बैंक निफ्टी दिन भर दबाव में रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी एक्शन था, लेकिन गिरकर ही बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 70 अंक टूटकर 17,153 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 233 अंक फिसलकर 57,262 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 206 अंकों की तेजी के साथ 57,801 पर खुला। निफ्टी भी 67 अंकों की बढ़त के साथ 17,289 पर खुला, लेकिन कारोबार के दौरान बिकवाली हावी हो गई। आज के कारोबार के दौरान टाइटन की जमकर पिटाई हुई। कारोबार के अंत में टाइटन 3.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। उसी तरह टेक महिंद्रा भी 2.25% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। मारुति, विप्रो और टीसीएस के शेयर 1% से ज्यादा टूटे। चढ़ने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई रहे। रुचि सोया के एफपीओ को निवेशकों का सुस्त रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन एफपीओ कुल 37% भरा है। दूसरे दिन तक रिटेल निवेशकों का हिस्सा 39% भरा। रुचि सोया का एफपीओ 24 मार्च को खुला था और इसमें निवेशक 28 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। रुचि सोया में पतंजलि की 98.9% हिस्सेदारी है। इस इशू के बाद पतंजलि की शेयर होल्डिंग घटकर 81% रह जाएगी। सेबी के मिनिमम शेयर होल्डिंग से जुड़े नियम को पूरा करने के लिए पतंजलि को शेयर होल्डिंग घटाकर 75% पर लाने की जरूरत है। लोकसभा ने आज फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 2022-2023 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकसभा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश 39 अमेंडमेंट्स को मंजूरी भी मिल गई। हालांकि विपक्ष की ओर से पेश सभी अमेंडमेंट्स को सदन ने खारिज कर दिया। फाइनेंस बिल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कोरोना महामारी से रिकवरी के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का असर अब दिखना शुरू हो गया है। During the pandemic and coming out of the pandemic and aiding recovery, we have taken a conscious decision not to fund the recovery through any additional taxes. The corporate tax reduction, sir, it's actually helped the economy, it's helped the government, and it's also helped the companies because we are now starting to see the positive impact. भारतीय एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के बकाये का 8,815 करोड़ रुपए का भुगतान समय से पहले ही कर दिया है। कंपनी ने कहा कि ये रकम वित्त वर्ष 2026-2027 और 2027-2028 के लिए बकाया था। स्पेक्ट्रम हासिल करने के बाद देरी से भुगतान करने पर 10% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। समय सीमा से पहले भुगतान करने से कंपनी को ब्याज में बड़ी बचत होगी। इससे कंपनी के पास नकदी का फ्लो बढ़ेगा और आने वाले दिनों में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लेने में भी ये मदद करेगा। दिल्ली एनसीआर की रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी की याचिका मंजूर कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अर्जी पर इंसॉल्वेंसी की अर्जी मंजूर हुई। एनसीएलटी ने कंपनी का कामकाज देखने के लिए हितेश गोयल को अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी बकाया था। पेमेंट पर कंपनी के बार बार डिफॉल्ट करने की वजह से यूनियन बैंक ने एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के पास याचिका दायर की थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुपरटेक के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने का 25,000 होम बायर्स पर असर पड़ सकता है। एनसीएलटी की ओर से दिवालिया घोषित करने के आदेश को सुपरटेक एनसीएलएटी में चुनौती देगी। सुपरटेक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह मामला फाइनेंशियल क्रेडिटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एनसीएलटी के फैसले को चुनौती देगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि होम बायर्स के हित में बैंक को रीपेमेंट से ऊपर प्रोजेक्ट्स के निर्माण और डिलीवरी को तरजीह दी जानी चाहिए। सुपरटेक का कहना है कि कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स वित्तीय रूप से ठीक हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि एनसीएलटी के इस आदेश से सुपरटेक ग्रुप की किसी दूसरी कंपनी का ऑपरेशन प्रभावित नहीं होगा।
इमामी ने रैकेट से डर्मिकूल को खरीद लिया है। ये डील 432 करोड़ रुपए में हुई है। इमामी ने स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी। इमामी के पास पहले से ही नवरत्न ब्रांड का कूल टैल्कम का सेगमेंट है। माना जा रहा है कि इस अधिग्रहण से टैल्कम सेगमेंट में इमामी को बढ़त बनाने में काफी मदद मिलेगी। भारत सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ये फैसला कर सकती है। रॉयटर्स का कहना है कि सीजन के लिए चीनी एक्सपोर्ट की सीमा 80 लाख टन निर्धारित की जा सकती है, यानी 80 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के बाद चीनी का निर्यात नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो 6 साल में पहली बार होगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बारे में जल्द ही ऐलान कर सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए। तेल कंपनियों ने हफ्ते में तीसरी बार ये दाम बढ़ाए हैं। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल की कीमत में 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज की बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल 4 दिन में 2 रुपए 40 पैसे महंगे हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हजारों समर्थकों और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में शपथ ली। पिछले योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अब की बार योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। योगी सरकार में ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत करीब 20 मंत्रियों के नाम लिस्ट में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम योगी के बाद केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 16 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। योगी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसी तरह धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योगी और उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में विकास यात्रा के कई अहम पड़ाव तय किए हैं। पीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ममता बनर्जी सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि घटना के प्रभाव को देखते हुए लगता है कि राज्य पुलिस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर सकती है। ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी को अपनी जांच बंद करने का आदेश दिया। सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। बीरभूम जिले के रामपुर हाट कस्बे के पास बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के कुछ घरों में आग लगा देने से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा की घटना की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में इस घटना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। हिंसा को लेकर उन्होंने टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद फपक कर रो भी पड़ी। उन्होंने कहा कि बीरभूम हिंसा में इस बार सिर्फ 8 लोग मरे हैं। ज्यादा लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि लोगों को जलाकर मारा जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। रूपा गांगुली ने कहा कि राज्य अब रहने लायक नहीं है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को इसका ऑफर दिया है। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने इस पर सबकी राय ली। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से 27 सालों से बाहर है। 1995 में पार्टी की गुजरात में एक करारी हार हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाई। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई थी।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज विधानसभा में केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम से सालों पुराना नाता था तो इतने साल से केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? मामला कोर्ट में है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि फडणवीस को ईडी में भर्ती हो जाना चाहिए। उद्धव ने कहा कि आपने राम मंदिर के नाम पर पिछला चुनाव लड़ा था, अब क्या आप दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं? आपको बताएं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। भारत दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की थी। चीन के विदेश मंत्री गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे थे। भारत दौरे से पहले वांग यी ने पाकिस्तान में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कश्मीर पर टिप्पणी की थी। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई। भारत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर पर चीन समेत किसी भी देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान सिविल सेवा मेंस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने से केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की मांगे देश भर में कराई गई दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी उठ सकती हैं। केंद्र ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दूसरे उम्मीदवारों की संभावनाओं को भी प्रभावित करेगी। आपको बता दें कि कोविड महामारी के दौरान सिविल परीक्षा मेंस में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देश में 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ था। देश भर में कोरोना वैक्सीन के 182 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों का तनाव दूर करने का उन्हें मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इसमें छात्रों के साथ शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। कोरोना संकट के चलते पहले इस चर्चा को पिछले साल की तरह वर्चुअल ही रखा गया था, लेकिन कोरोना की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इस चर्चा को पहले की तरह आयोजित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करने की यह शुरुआत 2018 में हुई थी। पंजाब में अब पूर्व विधायकों को सिर्फ 1 टर्म की पेंशन मिलेगी। इसके साथ साथ पूर्व विधायकों को जो फैमिली भत्ते मिलते हैं उसमें भी कटौती की जाएगी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चाहे 4 बार विधायक रहकर पूर्व हुआ हो या फिर उसे पेंशन 1 ही टर्म की दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की घोषणा की है। मान ने कहा कि कई विधायक तो ऐसे हैं जो 4 बार विधायक रहकर हार गए। किसी की पेंशन 4 लाख की है, किसी की 5.25 लाख की, लेकिन अब सिर्फ 1 ही पेंशन मिलेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफी डिमांड बढ़ी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में साल 2021-22 में 21,554 इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उन्होंने कहा यह कुल वाहनों की संख्या का 10% है। मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेज हो रही है। दिल्ली में साल 2024 तक 25% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राम रहीम को 2 और केस में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। पहला विवादित पोस्टर लगाने और दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग मिलने का मामला शामिल है। इसके लिए फरीदकोट ने राम रहीम को 4 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 4 मई को यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 28 मार्च तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि कुछ राज्यों में रविवार तक लू चलने की संभावना है। आपको बताएं, मार्च महीने में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी की तपिश काफी तेज होने लगी है।
IMD के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है उसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिल्म की रिलीज को तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, लेकिन लगातार फिल्म कमाई कर रही है। ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो रही है जिनकी कमाई का ग्राफ दूसरे सप्ताह आसमान छूता नजर आ रहा है। हालांकि बीते गुरुवार से फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी और अक्षय कुमार की बच्चन पांडे को पछाड़ दिया है। अब तीसरे सप्ताह में इसका मुकाबला SS राजामौली की RRR के साथ होने जा रहा है, जो मेगा बजट में मेगा स्टार्स के साथ बनाई गई है। साउथ के सुपरस्टार NTR जूनियर की फिल्म RRR रिलीज होने के बाद से ही सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि NTR जूनियर दर्शकों की उम्मीदों से भी ज्यादा उन्हें पसंद आ रहे हैं। फिल्म RRR में अपने दमदार अभिनय से NTR जूनियर ने सबका दिल जीत लिया है। मैन ऑफ मासेस के रूप में सम्मानित NTR जूनियर ने तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में सभी जगह धमाल मचा दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे हमेशा की तरह इस बार दर्शकों पर अपना जादू नहीं चला पाई। लंबे इंतजार के बाद फिल्म को होली के खास मौके पर रिलीज किया गया था। बच्चन पांडे ने थिएटर्स में उस समय दस्तक दी जब पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल पहले हुए अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा था। फिल्म फैंस को अक्षय कुमार की इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब बच्चन पांडे फैंस के बीच कुछ खास कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही। स्टार किड्स जब भी अपनी फिल्म डेब्यू करते हैं तो खबरों में आ जाते हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी आने वाली है जिसमें सभी एक्टर स्टार किड्स होने वाले हैं। इस फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें कई स्टार किड नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द आर्चीज। ये फिल्म एक कॉमिक बेस्ड मूवी होगी जिसमें वो स्टार किड्स को चांस देगी। अब उनकी अपकमिंग म्यूजिकल टाइल फिल्म द आर्चीज की शूटिंग शुरू हो गई है। जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म द आर्चीज के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। इन फोटोज में सुहाना, खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा और जहान कपूर नजर आ रहे हैं। फिल्म एक्ट्रेस लारा दत्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। BMC अधिकारियों ने उनके घर को सील कर दिया है क्योंकि उन्होंने उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। BMC ने उनके घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए हैं। आपको बताया लारा दत्ता लंबे समय से फिल्मों में ऑफर उन्हें नहीं मिल रहा। इस बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले ही खुलासा भी किया था। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लारा दत्ता ही अपने परिवार में वायरस से इन्फेक्टेड हैं। भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने को तैयार है, जिसका पहला मैच शनिवार को यहां मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ये 2011 के बाद पहला अवसर होगा जब वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीमें आपस में भिड़ेंगी। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त बदलाव का दौर चल रहा है। हाल ही में विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। रोहित के परमानेंट कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। रोहित टीम में जिन युवा खिलाड़ियों को ला रहे हैं वो भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ना तो रोहित और ना ही सिलेक्टर्स का कोई ध्यान जा रहा है। शिखर धवन जैसे घातक बल्लेबाज को भी अब टीम में नहीं देखा जा रहा है। वो कई सालों से बाहर ही बैठे हैं। इसके अलावा मुरली विजय एक समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ओपनर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से विजय को टीम में जगह नहीं दी गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया मिशन T20 वर्ल्ड कप 2022 और वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों में जुटी है। तूफानी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के फेवरेट बन चुके हैं। रोहित शर्मा उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर इस मिशन की ट्रॉफी वो जरूर लाएंगे। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते देखेंगे। आपको बताएं श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 200 रहता है। पिछले एक साल में बतौर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। श्रेयस अय्यर बहुत ही शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। ICC महिला वर्ल्ड कप में शनिवार को सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। दोनों टीमें जीत के लिए मैदान में उतरेंगी। आपको बताएं पाकिस्तान ने 6 मैचों में से सिर्फ 2 मैच में ही जीत दर्ज की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड की स्थिति भी अच्छी नहीं है। 6 मैचों में 2 मैचों में जीत के साथ वो 6ठे स्थान पर है। दोनों ही टीमें पिछले मैचों में इंग्लैंड से हार चुकी हैं। अब दोनों टीमें शनिवार को मैदान में आमने सामने होंगी।
आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को मैच में हरा दिया। इसी के साथ लीग स्टेज पर उसने अपने सारे मुकाबले जीते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। बांग्लादेश पर ऑस्ट्रेलिया की जीत की गारंटी बनी बेथ मूनी, जिन्होंने शानदार और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर एक छोर संभाले रखा। ऑस्ट्रेलिया ने जहां अपने 7 में से 7 मैच जीते, वहीं बांग्लादेश की टीम को अपना छठा मुकाबला खेलते हुए 5वीं जीत से दो-चार होना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका समेत कई देश पुतिन को घेरने की तैयारी में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में G7 देशों की अहम बैठक हुई। G7 देशों के नेताओं ने कहा कि वो बेलारूस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको शासन को यूक्रेन में उनकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही G7 नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इसके लिए हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ये बयान तब आया जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में आम नागरिकों की मौत तेजी से हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 महीने बीत चुके हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने हार न मानने की बात कही। इसी बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इस चीज का हम करारा जवाब देंगे। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को G20 से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि G20 के कई सदस्य वैसे भी मॉस्को के साथ आर्थिक युद्ध में शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिलिट्री फ्यूट स्टोरेज साइट पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। उसका दावा खुद रूस ने किया है। रूस का कहना है कि ये उसकी बड़ी कामयाबी है। इससे रूस ने यूक्रेन के मिसाइल डिपो पर हमला किया है। इधर यूक्रेन का कहना है कि मारियोपोल में करीब 1 लाख लोग बिना पानी और खाने के फंसे हुए हैं। इन हमलों की वजह से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की संख्या 35 लाख तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र लगातार वहां के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की। उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ टकराव के चलते अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। ऐसे में परीक्षण के दौरान तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद रहे, जिसने हॉलीवुड के अंदाज में उत्तर कोरिया के अब तक की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का निरीक्षण किया। इस उत्तर कोरियाई नेता ने एक शानदार चमड़े की जैकेट और सनग्लास पहने हुए सिक्योरिटी के साथ परीक्षण करने वो पहुंचा। इसके बाद किम ने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ नई अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को टाल दिया गया। अब इस पर चर्चा 28 मार्च को होगी। नेशनल असेंबली के सांसद के निधन के चलते ऐसा किया गया। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था। इस लिहाज से प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ समय और मिल गया है। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि देश में जल्द से चुनाव कराए जा सकते हैं। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।